ये जो कहानी है ना, इसकी शुरुआत होती है एक विनाश से। एक ऐसी आग जिसने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, बल्कि ज्ञान के एक पूरे के पूरे युग को राख में बदल दिया। तो आज चलिए इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटते हैं जिन्हें दुनिया नालंदा के नाम से जानती है। पता है, कहते हैं कि ये आग 3 महीने तक जलती रही थी। और उस धुएं में सिर्फ कार्बन नहीं था, नहीं, उसमें आर्यभट्ट का शून्य था, सुश्रुत की सर्जरी थी और नागार्जुन का केमिस्ट्री। सोचिए जरा, करीब करीब 9 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स सब राख में बदल गईं। तो इस अंत पर पहुंचने से पहले चलिए हम उस शुरुआत में चलते हैं। उस समय में जब नालंदा सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक जीता जागता धड़कता हुआ विचार था। एक ऐसा आइडिया जिसने अपनी नॉलेज की ताकत से भारत को दुनिया में एक बिल्कुल अलग पहचान दी थी। चलिए समय में पीछे चलते हैं, 5वीं सदी में। ये वो दौर था जब यहाँ गुप्त साम्राज्य था, जिसे भारत का गोल्डन एज भी कहा जाता है। और उसी समय सम्राट कुमारगुप्त ने एक ऐसे शहर की नींव रखी जिसका राजा कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद ज्ञान था। ये जो कंपैरिजन है ना, बड़ा दिलचस्प है। मतलब सोचिए, एक तरफ दुनिया के कई हिस्सों में साइंटिफिक प्रोग्रेस एकदम धीमी पड़ गई थी, और दूसरी तरफ भारत में यहाँ ग्रहण क्यों लगता है इस पर रिसर्च हो रही थी, मेडिकल साइंस डेवलप हो रहा था, और ठीक यहीं नालंदा जैसे नॉलेज के एक बहुत बड़े सेंटर की नींव रखी जा रही थी। ये दुनिया की पहली पूरी तरह से रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। कल्पना करके देखिए, 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स, सब एक ही कैंपस में। मतलब हर 5 स्टूडेंट पर एक टीचर। आज की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज भी इस रेशियो का तो बस सपना ही देख सकती हैं, है ना? तो चलिए अब उस 4 दीवारी के अंदर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ और सिर्फ मेरिट और दिमागी मेहनत की ही कीमत थी। यहाँ की दुनिया बाहर की दुनिया से एकदम अलग थी। और हाँ, अंदर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। मेन गेट पर एक द्वारपाल खड़ा होता था। अब ये कोई मामूली गार्ड नहीं था, बल्कि अपने समय का एक बहुत बड़ा स्कॉलर, एक विद्वान। और एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को उसे शास्त्रार्थ में, मतलब एक एकेडमिक डिबेट में हराना पड़ता था। सोचिए, जो चीनी ट्रैवलर थे हुएन त्सांग, उनके हिसाब से 10 में से 7 या 8 एप्लीकेंट्स को तो उसी दरवाजे से वापस भेज दिया जाता था। मतलब असफलता की दर 80% थी। उस दरवाजे तक पहुंच जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन एक बार दरवाजे के अंदर आ गए तो समझिए दुनिया ही बदल गई। यहाँ न कोई जाति थी, न कोई सोशल स्टेटस। राजा का बेटा हो या किसान का, सब बराबर थे। सब बस सच को जानने वाले थे। यहाँ बस एक ही करेंसी चलती थी, और वो थी दिमाग, बुद्धि। अक्सर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक बौद्ध मठ था, लेकिन ये सच नहीं है। यहाँ बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ साथ लॉजिक, मेडिसिन, वेद और तो और नास्तिकता यानी एथियज्म तक की पढ़ाई होती थी। इसका एक अनऑफिशियल मोटो था, हर चीज पर सवाल उठाओ, डाउट करो, क्वेश्चन करो। कहते हैं ना, रोशनी जितनी तेज होती है, परछाई उतनी ही गहरी। नालंदा की ये शोहरत सरहदों के पार कुछ लोगों की आंखों में चुभ रही थी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है बख्तियार खिलजी की। अब कहानी एक पर्सनल मोड़ लेती है। खिलजी, जो एक हमलावर था, अपनी फौजी जीतों के लिए जाना जाता था, वो एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गया जिसने उसे एकदम लाचार कर दिया। उसके अपने सारे शाही हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए थे। तब किसी ने सलाह दी कि नालंदा के आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवा लिया जाए। लेकिन खिलजी का ईगो बीच में आ गया। उसने साफ मना कर दिया, कहा कि मैं एक काफिर के हाथों से दवा नहीं लूंगा, भले ही मेरी जान चली जाए। पर जब मौत का डर ईगो पे भारी पड़ा तो उसने आचार्य को बुलवा तो लिया, मगर एक शर्त रख दी। शर्त ये कि वो कोई दवा नहीं खाएगा। अब देखिए आचार्य का कमाल। उन्होंने साइकोलॉजी और साइंस को क्या खूब मिलाया। उन्होंने खिलजी को कुरान की एक कॉपी दी, जिसके पन्नों पर एक अदृश्य दवा का लेप लगा हुआ था। खिलजी जब भी पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगली चाटता, वो दवा उसके शरीर में चली जाती और वो ठीक हो गया। मगर जब खिलजी को इस ट्रिक के बारे में पता चला तो शुक्रगुजार होने की बजाय उसके मन में जलन की आग भड़क उठी। वो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर सका कि किसी भारतीय स्कॉलर का ज्ञान उसके अपने हकीमों से बेहतर कैसे हो सकता है। एक विजेता के लिए ये सिर्फ एक पर्सनल बेइज्जती नहीं थी, ये उसकी पूरी संस्कृति और उसकी ताकत पर एक सवाल था। और इसी पर्सनल बेइज्जती ने उसके मिलिट्री अभियान को एक नई और ज्यादा क्रूर दिशा दे दी। खिलजी ने तय कर लिया कि इस इलाके को जीतने के लिए सिर्फ राजाओं को हराना काफी नहीं है।
उसे उस ज्ञान के सोर्स को ही खत्म करना होगा जो इस जमीन को इतनी ताकत देता था। ये कोई जंग नहीं थी, ये एक तरफा नरसंहार था। पर्शियन हिस्टोरियन मिनहाज सिराज खुद लिखते हैं कि निहत्थे बौद्ध भिक्षु और स्टूडेंट्स ध्यान में बैठे थे और तलवारें उनके सिरों को ऐसे काट रही थीं जैसे कोई किसान अपनी फसल काटता है। लोगों को मारने के बाद खिलजी अपनी लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स धर्मगंज की तरफ बढ़ा। 3 बहुत बड़ी बड़ी इमारतें जिसमें 9 मंजिला रत्ननोदिदी भी थी, वो सब लगातार 90 दिनों तक जलती रही। और उस आग में सिर्फ किताबें नहीं जली, उसमें भारत की सदियों की इंटेलेक्चुअल लेगेसी जल गई। आर्यभट्ट की मैथ्स, सुश्रुत की सर्जरी और ऐसे अनगिनत ग्रंथ जिनका ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए खो गया। सदियों तक नालंदा खामोश रहा, जंगल के नीचे दफन। लेकिन कहते हैं ना, आइडियाज कभी मरते नहीं, वो बस सही समय का इंतजार करते हैं। और वो विचार एक बार फिर से जागा। बात है 19वीं सदी की, जब एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने ह्वेन-सांग की डायरियों की मदद से इसे फिर से खोज निकाला। और फिर 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के एक सपने के साथ इसे दोबारा जिंदा करने का आइडिया पैदा हुआ, जो 2014 में जाकर सच हुआ। ये जो नई यूनिवर्सिटी है, ये पुराने नालंदा की कोई कॉपी नहीं है, नहीं, बल्कि ये उसके आइडिया का एक नया जन्म है। और पता है, इसे बनाने के लिए कौन से देश आगे आए? वही एशियाई देश जिनके पूर्वज कभी यहाँ पढ़ने आते थे। यही तो है विरासत की असली ताकत। लेकिन ये खंडहर आज भी हमसे एक सवाल पूछते हैं कि बख्तियार खिलजी तो मर गया, लेकिन उसकी विचारधारा का क्या? वो सोच जो कहती है कि जो विचार हमारी समझ से बाहर है या हमारी सत्ता को चैलेंज करता है, उसे खत्म कर दो। क्या वो सोच आज हमारे बीच जिंदा नहीं है? आखिर में नालंदा की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि असली नालंदा ईंट और पत्थर की इमारतों में नहीं, हमारे मन में बसता है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हमने अपने मन के दरवाजे उस जज्बे के लिए खुले रखे हैं, वो जज्बा जो कहता है संदेह करो, सवाल करो और हमेशा सीखते